ज़िगज़ैग मिशन हिस्सा दुवम इमरान सीरीज मुसन्निफ मज़हर कलीम एमए। इमरान और उसके साथी आगे बढ़े चले जा रहे थे कि अचानक सलाका जो सबसे आगे था ठटक कर रुक गया और उसने अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो इमरान और उसके साथी भी रुक गए। सलाका तेजी से मुड़कर इमरान की तरफ आया। जनाब, मैंने एक मकामी आदमी की झलक देखी है, सलाका ने कहा। मकामी आदमी की झलक? क्या मतलब? इमरान ने पूछा। यहाँ मकामी अफराद की आबादियाँ हैं। ये लोग जंगल में ही पैदा होते हैं और जंगल में ही मर जाते हैं। गौन की आबादियाँ तो जंगल के बहुत अंदर है, लेकिन कभी कभी शिकार के पीछे भागते हुए ये लोग इधर आ निकलते हैं, सलाका ने जवाब दिया। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इमरान ने कहा। अगर आप इजाजत दे तो मैं इसे पकड़ लूं, सलाका ने कहा। इसका फायदा? इमरान ने पूछा। हो सकता है वो हमें हेडक्वार्टर के बारे में या वहां तक जाने वाले किसी रास्ते के बारे में कोई मुफीद बात बता सके, सलाका ने कहा। लेकिन अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो? इमरान ने कहा। मैं ख्याल रखूंगा, सलाका ने कहा। ठीक है, जाओ, लेकिन क्या तुम अकेले ये काम कर लोगे या हम में से भी कुछ लोग तुम्हारे साथ जाए? इमरान ने कहा। एक आदमी भिजवा दे, सलाका ने कहा। सफदर, तुम साथ जाओ, इमरान ने सफदर से कहा। मैं चाहता हूँ, तनवीर ने कहा। नहीं, तुम जज्बाती आदमी हो और यहाँ जज्बात का नतीजा हमारी मौत की सूरत में भी निकल सकता है। जाओ सफदर, लेकिन सुनो, किसी किस्म का गैर जरूरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो सलाका के साथ आगे बढ़ गया, जबकि वो सब वहीं झाड़ियों की ओट लेकर बैठ गए। मेरा ख्याल है कि हम इस किनारे पर आकर फंस गए हैं। अब हमारा दूसरे किनारे तक पहुंचना मसला बन जाएगा, जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। यह कोई मसला नहीं है, असल मसला हेडक्वार्टर में दाखिले का है। जो कुछ मैं उस हेडक्वार्टर के बारे में मालूम कर सका हूँ, उस लिहाज से उसकी हिफाजत के इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। और पहले तो शायद अचानक जाने की सूरत में हमारे वहाँ दाखिले के इम्कानात थे, लेकिन अब जबकि उन्हें हमारी आमद का इल्म हो गया है, अब तो उन्होंने पूरे हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो जूलिया के चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। हेडक्वार्टर में पानी की सप्लाई यकीनन दरिया से ही होती होगी, इसलिए हम अगर किसी तरह उस सप्लाई लाइन को तलाश कर ले तो मेरा ख्याल है कि हम खामोशी से अंदर दाखिल हो सकते हैं, अचानक सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। ओह, वाकई ये अहम बात है, इमरान ने कहा। इस वक्त शाम होने वाली है और जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में हमें हेडक्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते रात पड़ जाएगी और रात के वक्त कैसे इस सप्लाई लाइन का इल्म होगा, जूलिया ने कहा। सलाका वहां रहता रहा है, हो सकता है वो इस बारे में कुछ जानता हो, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद सलाका और सफदर वापस आते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके साथ कोई मकामी आदमी न था, वो अकेले ही वापस आ रहे थे। वो तो फिर नजर ही नहीं आया इमरान साहब, शायद कहीं दूर निकल गया है, सलाका ने कहा। ओके, हमें भी कुछ देर आराम करने की जरूरत थी, चलो इसी बहाने आराम हो गया। तुम दोनों भी कुछ देर आराम कर लो, फिर चलेंगे, इमरान ने कहा। तो सफदर और सलाका वहीं बैठ गए। सलाका, हेडक्वार्टर को पानी की सप्लाई तो दरिया से ही होती होगी, इमरान ने सलाका से कहा। तो सलाका बेख्तियार चौंक पड़ा। यस बॉस, दरिया का पानी साफ है, इसलिए वही हेडक्वार्टर में इस्तेमाल होता है, सलाका ने जवाब दिया। क्या तुम्हें उसकी सप्लाई लाइन के बारे में इल्म है? इमरान ने कहा। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े पाइपों के जरिए पानी हेडक्वार्टर के अंदर ले जाया जाता है, फिर अंडरग्राउंड एक बहुत बड़े तालाब में उसे जमा किया जाता है, जहां से उसे पंपों के जरिए ऊपर खींच लिया जाता है, सलाका ने जवाब दिया। इस तालाब को साफ करने के लिए उस तक पहुंचने का रास्ता तो होगा, इमरान ने कहा। जी हाँ, उसकी बाकायदा सफाई होती रहती है, सलाका ने जवाब दिया। अगर हम इन पाइपों के जरिए उस तालाब तक पहुंच जाए तो फिर हम आसानी से अंदर पहुंच सकते हैं, इमरान ने कहा। तो सलाका बेख्तियार उछल पड़ा। ओ बॉस, वाकई ऐसा हो सकता है, मैं उस पॉइंट को जानता हूँ जहाँ से पानी अंदर जाता है, क्योंकि एक बार वहाँ पाइप टूट गया था तो मैंने भी दूसरों के साथ वहाँ काम किया था, सलाका ने जवाब दिया। लेकिन अब रात पड़ने वाली है, रात को तुम कैसे उस पॉइंट को चेक करोगे, इमरान ने कहा। उसकी आप फिक्र न करे, जहाँ ये पॉइंट है वहाँ करीब एक टावर बना हुआ है, उस टावर पर रडार नस्ब है, ये उसकी खास निशानी है, सलाका ने कहा। रडार? क्या मतलब? क्या यहाँ हवाई हमले का खतरा है, इमरान ने हैरान होकर कहा। वो हवाई जहाजों को चेक करने वाला रडार नहीं है, बल्कि उस पर मौजूद मशीन जो रडार की तरह घूमती है, उसका ताल्लुक किसी खलाई सैयारे से है और उसके जरिए फोन का राब्ता पूरी दुनिया से होता है, सलाका ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन ये पॉइंट दरिया के दूसरे किनारे पर होगा, जूलिया ने कहा। जी हाँ मिस, दूसरे किनारे पर ही है, सलाका ने जवाब देते हुए कहा। तुम फिक्र न करो,
वही रस्सी वाली तरकीब दोबारा इस्तेमाल होगी। मैं खुद जाकर उधर रस्सी बांध दूंगा, इमरान ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब साथ जाएंगे, जूलिया ने कहा। तुम फिक्र न करो, मैं जन्नत में नहीं जा रहा, बल्कि हो सकता है कि ये तूफानी दरिया मेरे लिए जहन्नुम साबित हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जन्नत हो या जहन्नुम, बहरहाल तुम अकेले नहीं जाओगे, ये मेरा फैसला है, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि तनवीर ने होंठ भींच लिए। उसके चेहरे पर खुद ब खुद नागवारी के तासुरात उभर आए थे। इमरान साहब, क्या आपके जहन में इस तूफानी दरिया को क्रॉस करने का कोई आइडिया है? सफदर ने बात का रुख बदलते हुए कहा। वो सब अब आगे बढ़े चले जा रहे थे। आइडिया क्या होना है, इसकी रफ्तार तुमने खुद देखी है, लेकिन अब इसकी रफ्तार देखकर हम दूसरे किनारे पर बैठकर इंतजार तो करने से रहे, इसे बहरहाल पार तो करना है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। एक काम हो सकता है कि उसे पार करने वाले की कमर से रस्सी बांध दी जाए, ताकि अगर वो किसी जगह फंस जाए तो उसे वापस खींचा जा सके, सिद्दीकी ने कहा। वापस तो उसकी लाश ही आएगी, इमरान ने कहा, और वो सब खामोश हो गए। फिर मुसलसल सफर करते करते आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां सलागा के मुताबिक दरिया की दूसरी तरफ हेडक्वार्टर था। सिद्दीकी, तुम दरख्त पर चढ़ने के माहिर हो, ऊपर चढ़कर चेक करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब साथी बेख्तियार हंस पड़े और सिद्दीकी भी मुस्कुराता हुआ एक दरख्त पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर जोश के तासुरात थे। सलागा का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है इमरान साहब, हम न सिर्फ हेडक्वार्टर के सामने पहुंच गए हैं, बल्कि उस टावर के भी सामने हैं जिस पर रडार नुमा मशीन लगी हुई है, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, फिर कुछ देर यहीं बैठकर आराम कर ले, इमरान ने कहा और फिर वहीं घास पर बैठ गया। लेकिन इमरान साहब, जब दूसरे किनारे पर मौजूद जंगल को वो छान लेंगे तो फिर लामहला वो इधर का रुख करेंगे, सिद्दीकी ने भी घास पर बैठते हुए कहा। जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक हम हेडक्वार्टर में दाखिल भी हो चुके होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपने बहरहाल दरिया को अबूर करने की कोई तरकीब सोच ली है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओ, क्या तरकीब है, पहले मुझे बताओ, जूलिया ने चौंक कर कहा। बड़ी आसान तरकीब है, गोताखोरी का लिबास हमारे पास मौजूद है, मैं ये लिबास पहनकर पानी में उतर जाऊंगा, रस्सी का एक सिरा मैं अपने बेल्ट से बांध लूंगा, दूसरा सिरा तुम्हारे पास होगा। दरिया की रफ्तार तूफानी जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ बहते हुए आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे तक बहरहाल पहुंचा जा सकता है। गोताखोरी के लिबास की वजह से डूबने का खतरा खत्म हो जाएगा, इमरान ने कहा। लेकिन इस तरह तो न जाने आपको तैरकर कहां तक जाना पड़े, रस्सी तो इतनी लंबी नहीं हो सकती, सफदर ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी रस्सी का सिरा पकड़कर किनारे के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। रात के वक्त हेडक्वार्टर से आगे किसी ने क्या चेकिंग करनी है, जब मैं दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा तो मैं रस्सी को मखसूस अंदाज में झटका देकर इशारा कर दूंगा, फिर हम दोनों दरिया के दोनों किनारों पर उस रस्सी को बांध देंगे और फिर उस रस्सी की मदद से आसानी से सब लोग दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारी वापसी हो जाएगी, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जब रात काफी गहरी हो गई तो इमरान उठा और उसने गोताखोरी का लिबास एक बैग से निकालकर पहनना शुरू कर दिया। लिबास पहनकर रस्सी का एक सिरा उसने बेल्ट के साथ मजबूती से बांध लिया। तुम सब यहीं रुकोगे, मैं पानी में उतरूंगा और सफदर रस्सी का दूसरा सिरा लेकर चलेगा, इमरान ने कहा। लेकिन हेडक्वार्टर से सफदर को तो किनारे के साथ साथ दौड़ते हुए चेक किया जा सकता है, तनवीर ने कहा। हाँ, सफदर को चेक किया जा सकता है, वाकई तनवीर की बात दुरुस्त है। चलो इस तरह कर लेते हैं कि सफदर भी गोताखोरी का लिबास पहन ले और पानी में उतर जाए, लेकिन वो किनारे के साथ साथ तैरता हुआ आगे बढ़ेगा, इमरान ने कहा। और इमरान की इस बात की सबने तायद कर दी, क्योंकि इस तरह वो दोनों ही आसानी से नजरों में न आ सकते थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों उन्हें वहीं छोड़कर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। जब दरख्तों की रो खत्म होने लगी तो वो दोनों झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ते रहे और फिर पहले इमरान पानी में उतरा और उसके बाद सफदर भी पानी में उतर गया। पानी की रफ्तार वाकई बेहद तेज थी, लेकिन इमरान मुसलसल दूसरे किनारे पर जाने की सरतोड़ कोशिश करता रहा। पानी की खौफनाक रफ्तार उसे बार बार अपने साथ बहाकर ले जाती थी, लेकिन इमरान ने हिम्मत न हारी और आहिस्ता आहिस्ता वो दरिया के दरमियानी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ पानी की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज थी। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कोई हकीर तिनका हो जो पानी के खौफनाक बहाव में फंस कर रह गया हो। मुसलसल जद्दोजहद करते हुए वो कदरे थकी गया था, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी इस कोशिश पर न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके साथियों की बका का इन्हिसार है, इसलिए वो मुसलसल कोशिश करता रहा।
और आखिरकार वो इस खौफनाक तूफानी रेले से निकलकर कदरे कम तूफानी रफ्तार के दहारे पर पहुंच गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे किनारे के नजदीक होता चला गया। क्योंकि पहाड़ी इलाके के बाद जंगल के अंदर जमीन मुसलसल ढलवानी थी, इसलिए पानी की रफ्तार ढलवान की वजह से खासी तेज थी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दूसरे किनारे पर चढ़ा तो काफी देर तक वहां पड़ा सुस्ताता रहा। इस खौफनाक जद्दोजहद की वजह से उसके सारे आसाब शल होकर रह गए थे। लेकिन फिर कमर से बंधी हुई रस्सी को झटका लगा तो वो चौंक पड़ा। उसने उठकर रस्सी को मखसूस अंदाज में झटका दिया और फिर उसे बेल्ट से खोलकर वो घसीटता हुआ आगे बढ़ा और कुछ फासले पर मौजूद एक दरख्त के चौड़े तने से उसने उसे मजबूती से बांध दिया और खुद वहीं दरख्त के तने के करीब ही बैठ गया। चंद लम्हों बाद रस्सी तन गई थी। इसका मतलब था कि दूसरी तरफ सफदर ने भी रस्सी को दरख्त के तने से बांध दिया है। इमरान की नजरें रस्सी पर जमी हुई थी, लेकिन रस्सी साकित थी। इमरान समझता था कि वो काफी आगे निकल आए हैं, इसलिए सफदर अब अपने साथी को बुलाने गया होगा। और वही हुआ। तकरीबन निस्फ घंटे बाद रस्सी को झटके लगने शुरू हो गए और इमरान ने एक तवील सांस लिया। थोड़ी देर बाद उसने एक साये को रस्सी के सहारे दरिया में तैरकर किनारे की तरफ आते देखा और जब वो साया किनारे पर आया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि आने वाला तनवीर था। तुमने वाकई हिम्मत का सबूत दिया है इमरान, ये तुम्हारा ही काम था कि इस खौफनाक तूफानी रफ्तार के हामिल दरिया को पार करके आए हो। मुझे तो रस्सी के सहारे के बावजूद इसे पार करना मुश्किल हो गया था। तनवीर ने करीब आकर बड़े तहसीन आमेज लहजे में कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने वाकई जद्दोजहद की है, तनवीर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो वाकई इस कदर थक गया था कि बावजूद चाहने के उसका बोलने को दिल ही न कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जूलिया भी आ गई। उसके बाद सफदर, सिद्दीकी और आखिर में सलाका भी पहुंच गया। इतनी देर में इमरान अपने आप पर काबू पा चुका था। ये रस्सी यही रहने दो और अब हमें वापस हेडक्वार्टर जाना होगा, इमरान ने अपना गोताखोरी का लिबास उतारते हुए कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सब जंगल के अंदर बड़े मोहतात अंदाज में गुजरते हुए आखिरकार उस टावर तक पहुंच गए। वहां वाकई एक बहुत बड़ा पाइप दरिया के अंदर किनारे पर मौजूद था। ये पाइप जेर जमीन था और ढलवानी था। एहतियात से, वरना हम मारे भी जा सकते हैं, इमरान ने कहा और पानी में उतरकर वो तेजी से उस पाइप के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस पाइप में पानी के साथ सफर करते हुए नीचे गहराई में उतरता चला गया। काफी देर बाद उसका जिस्म एक जोरदार छपाके से पानी के अंदर जा गिरा और इमरान समझ गया कि वो तालाब के अंदर पहुंच गया है। वो तेजी से तैरता हुआ साइड में हुआ तो उसके बाद एक और छपाका हुआ और फिर तो छपाकों का तांता सा बन गया। इमरान ने पुश्त पर मौजूद थैले में से वाटरप्रूफ टॉर्च निकाली और दूसरे लम्हे इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो गया। ये काफी बड़ा और गहरा तालाब था। उसके दरमियान में एक बड़ा सा पाइप था जो काफी बुलंदी पर जाकर छत में गायब हो गया था। ये गोल कमरानुमा जगह थी जिसे बाकायदा बनाया गया था। एक साइड पर लोहे की सीढ़ियां ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक काफी बड़ा गोल सा ढक्कन था, जैसे गटर के दहाने पर होता है। छत पर कई जगहों पर जालियां बनी हुई थी जिनके चारों तरफ से ताजा हवा अंदर आ रही थी, लेकिन बारिश का पानी बराह रास्त अंदर न आ सकता था। शायद पानी को ताजा हवा पहुंचाने का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ये जगह हेडक्वार्टर के अंदर कहाँ पर है, इमरान ने सलागा से पूछा। हेडक्वार्टर के मेन गेट के तकरीबन करीब ही है। वैसे हेडक्वार्टर तो बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ है, सलागा ने जवाब दिया। रॉल्फ का दफ्तर या रिहाइश का वो यहाँ से कितने फासले पर है, इमरान ने पूछा। काफी दूर है, रास्ते में और इमारतें हैं, सलागा ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ यकीनन असला खाना भी होगा, इमरान ने कहा। हाँ, वो यहाँ से करीब है, सलागा ने जवाब दिया। ओके, अब सलागा, मैं और तनवीर 3 अफराद ऊपर जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम असला खाने में वायरलेस बम नस्ब कर दें और उस रॉल्फ को बेहोश करके यहाँ ले आए, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, हम इधर ढलवान की वजह से तालाब के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे, सफदर ने कहा। ये बात में सोचेंगे, इमरान ने कहा और फिर सलागा और तनवीर को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रॉल्फ अपनी रिहाइशगाह में बड़ी बेचैनी के आलम में मुसलसल टहल रहा था। रात पड़ चुकी थी, लेकिन अभी तक इमरान और उसके साथियों का पता न चल सका था। वो लोग इस तरह गायब हो गए थे जैसे उनका वजूद ही ना हो। अगर वो खाली खुसूसी लॉन्च और तीनों चेक पोस्टें तबाह ना हुई होती तो रॉल्फ यही समझता कि वो लोग एरिजोना से इधर आए ही नहीं, लेकिन अब वो दस्तयाब ही ना हो रहे थे। तीसरी चेक पोस्ट से हेडक्वार्टर तक तमाम जंगल छान मारा गया था, हेलीकॉप्टरों की मदद से भी और मुसल्लह अफराद की मदद से भी, लेकिन उनका कहीं पता न चल रहा था। और फिर उसने दरिया के दूसरे किनारे पर मौजूद जंगल को भी चेक करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन वहां से भी वो लोग दस्तयाब न हुए थे।
और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, रॉल्फ की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। आखिर ये लोग गए तो कहाँ गए? रॉल्फ ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचता, अचानक मेज पर रखे हुए ट्रांसमीटर से कॉल आनी शुरू हो गई। वो झपट कर आगे बढ़ा और उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अर्नोल्ड कॉलिंग, ओवर। एक तेज आवाज सुनाई दी। ये अर्नोल्ड उस दस्ते का इंचार्ज था जो जंगल में उन्हें तलाश कर रहा था। यस, रॉल्फ अटेंडिंग यू, ओवर। रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। चीफ, हेडक्वार्टर से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे दरिया के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई मिली है, ओवर। दूसरी तरफ से अर्नोल्ड की आवाज सुनाई दी तो रॉल्फ बेख्तियार उछल पड़ा। दरिया के ऊपर रस्सी, क्या मतलब, ओवर। रॉल्फ ने हैरत भरे अंदाज में कहा। वो वाकई अर्नोल्ड की बात न समझ सका था। चीफ, नायलॉन की एक मजबूत रस्सी दरिया के बाएं किनारे पर एक दरख्त के साथ बंधी हुई है, जबकि दरिया के ऊपर से गुजरकर हेडक्वार्टर वाली साइड पर जा रही है और रस्सी तनी हुई है। इसका मतलब है कि उसे दूसरी तरफ भी किसी दरख्त से बांधा गया है और ये रस्सी इस बात की निशानदेही करती है कि ये लोग दरिया के बाएं किनारे के जंगल में सफर करके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते रहे, जबकि हम उन्हें हेडक्वार्टर वाली साइड पर ही तलाश करते रहे। फिर किसी तरह उन्होंने ये रस्सी बांधी और उस रस्सी की मदद से ये दरिया पार करके हेडक्वार्टर वाली साइड पर पहुंच गए और उन्होंने जानबूझकर हेडक्वार्टर से काफी आगे ये काम किया है ताकि इस तरह हम उन्हें तलाश न कर सके, ओवर। अर्नोल्ड ने तफसील बताते हुए कहा। ओ तो ये बात है, इसलिए ये मिल ना रहे थे। तुम फौरन हेलीकॉप्टर को कॉल करो और हेलीकॉप्टर पर बैठकर उस किनारे पर पहुंचो और फिर मिलकर उधर उन्हें तलाश करके खत्म कर दो, ओवर। रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। चीफ, ये लोग हेडक्वार्टर के अंदर न दाखिल हो गए हों, ओवर। अर्नोल्ड ने कहा। नॉनसेंस, ये बात तुमने कैसे कर दी? ये कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं? हेडक्वार्टर तो सील कर दिया गया है और वैसे भी रेड अलर्ट है। ये अंदर दाखिल हुए तो फौरन पता चल जाएगा, ओवर। रॉल्फ ने कहा। यस चीफ, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और रॉल्फ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि अब उनका एक लिहाज से पता चल गया था और अब उन्हें मौत से दुनिया की कोई ताकत न बचा सकती थी। वो एक तरफ बने हुए रैक की तरफ बढ़ने लगा जिसमें दुनिया की इंतहाई कीमती शराबों की बोतलें मौजूद थी। उसने एक बोतल उठाई थी कि उसे अपने उकब में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा ही था कि उसके हाथ में मौजूद बोतल बेख्तियार उसके हाथ से निकलकर फर्श पर जा गिरी। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से पड़ने के करीब हो गई, क्योंकि दरवाजे से 3 अजनबी अंदर दाखिल हुए थे। उनमें से 2 के हाथों में मशीन पिस्टल मौजूद थे। तुम 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 कौन हो? तुम? रॉल्फ के मुंह से लाशौरी तौर पर निकला। मेरा नाम अली इमरान है, सबसे आगे मौजूद एक्रीमी ने कहा। तो रॉल्फ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन पर किसी ने एटम बम फायर कर दिया हो और उसके साथ ही उसके हवास उसका साथ छोड़ते चले गए। उसके साथ ही एक बार फिर उसके जहन में धमाका हुआ और उसके साथ ही उसके जहन पर छा जाने वाला सिया पर्दा उठता चला गया। लेकिन दूसरे लम्हे रॉल्फ ये महसूस करके पागल होने के करीब हो गया कि उसका जिस्म एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था और वो इमरान उसके सामने खड़ा हुआ था, जबकि उसके 2 साथी, जिनमें से एक एक्रीमी और दूसरा मकामी था, कमरे में मौजूद न थे। तुम्हें होश आ गया मिस्टर रॉल्फ, लेकिन तुम्हारे मुतालिक तो मशहूर है कि तुम आलमी दहशतगर्द हो। ऐसे आदमी को तो बड़ा बहादुर और इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रॉल्फ ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। तुम यहाँ तक कैसे पहुंच गए? क्या क्या तुम जिन हो, भूत हो, माफूकुल फितरत हो? रॉल्फ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो सामने खड़ा हुआ इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ओ, तो तुम इसीलिए हमें देखते ही बेहोश हो गए थे? ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर रॉल्फ, अगर हम जिन, भूत या माफूकुल फितरत होते तो हमें क्या जरूरत थी रस्सी के जरिए दरिया क्रॉस करने की? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तुम कैसे सील्ड हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच गए, और वो भी मेरी रिहाइशगाह तक कैसे पहुंच गए? रॉल्फ को महसूस हो रहा था कि उसकी जहनी हालत वाकई खराब हो रही है। असल में उसे किसी तौर पर भी ये बात समझ न आ रही थी कि ये लोग हेडक्वार्टर के अंदर कैसे दाखिल हो गए। मैं तुम्हारी हैरत दूर कर देता हूँ ताकि तुमसे इत्मीनान से बातचीत हो सके। दरिया से पाइपों के जरिए पानी हेडक्वार्टर के अंदर तालाब में जाता है। हम उन पाइपों के जरिए तालाब में पहुंच गए और फिर वहां से ऊपर आ गए। अब ये तुम्हारी अपनी सोच है कि तुम्हारे हेडक्वार्टर के अंदर हमें कहीं भी एक आदमी भी नजर नहीं आया। शायद तुमने उसकी जरूरत ही ना समझी थी। तालाब से निकलकर हम तुम्हारे असला खाने में गए, उस वसी व अरीज असला खाने में जहाँ इंतहाई जदीद और इंतहाई कीमती असले के ढेर स्टॉक किए गए हैं। हमने वहाँ एक वायरलेस चार्जर बम छुपा कर रख दिया है और उसका चार्जर मेरी जेब में है। इस तरह मैं जिस वक्त चाहूँ सिर्फ एक बटन दबाकर उस असला खाने को तबाह कर सकता हूँ। और इतना तो तुम खुद समझ सकते हो कि जब ये तुम्हारा असला खाना तबाह होगा तो तुम्हारे इस हेडक्वार्टर और तुम्हारा क्या हश्र होगा।
मैं चाहता तो खामोशी से वापस चला जाता और बाहर पहुंचकर बम फायर कर देता, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं और मैं कत्ल आम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब इस बात का इन्हिसार तुम पर है कि तुम क्या चाहते हो। इमरान ने जवाब दिया। उसका लहजा बेहद इत्मीनान भरा था, लेकिन उसके मुंह से तफसील सुनकर रॉल्फ के जहन में बेइख्तियार आंधियां सी चलने लग गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके सामने खड़ा इमरान जो कुछ कह रहा है वो वाकई दुरुस्त है। तालाब और पाइपों वाला आइडिया तो उसके जहन के किसी कोने में भी न था कि ये लोग यहाँ से भी अंदर दाखिल हो सकते हैं, और इमरान की ये बात भी दुरुस्त थी कि हेडक्वार्टर के अंदर मुसल्ला अफराद के गश्त की कभी जरूरत ही न समझी गई थी, क्योंकि ये बात हतमी तौर पर समझी जाती थी कि कोई अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। तुम क्या चाहते हो? रॉल्फ ने बेख्तियार होंठ भींचते हुए कहा। तुम्हारी और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तुम अगर आलमी दहशतगर्द हो तो तुम्हारी ये कार्रवाइयाँ यूरोप और क्रीमिया और उन जैसे दूसरे मुल्कों तक ही महदूद रहती हैं। पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम ममालिक में तुम्हारी कार्रवाइयाँ सामने नहीं आई, इसलिए तुम जो कुछ भी करते रहो हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी दिलचस्पी सिर्फ मिरास के दारुल हुकूमत कासा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से है। हम उस कॉन्फ्रेंस को सही सलामत मुनाकिद करवाना चाहते हैं और बस। इमरान ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं रही। वहाँ कर्नल फरीदी ने हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है। हमारे तमाम ग्रोह उसने गिरफ्तार कर लिए हैं। हमने एक इमारत में सुपर ब्लास्टर नस्ब किया था, वो भी उसने ट्रेस करके नाकारा कर दिया है। अब तो वहाँ हमारा सिर्फ एक आदमी बचा है, और वो भी आम सा मुखबिर है। उसने मुझे इत्तला दी है, और बस। अब हम इतनी जल्दी ना ही यहाँ से कोई ग्रुप भेज सकते हैं और ना वहाँ की सख्त चेकिंग में कोई ग्रुप अब मजीद कार्रवाई कर सकता है। और ये भी बता दूं कि रॉल्फ जिंदगी में पहली बार नाकाम हुआ है। रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा। कब आई है ये कॉल कि तुम्हारे ग्रुप वहाँ नाकाम हो चुके हैं? इमरान ने पूछा। दिन का पिछला पहर था, उस वक्त जब मेरे आदमी तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। रॉल्फ ने जवाब दिया। कॉल फोन पर आई थी या ट्रांसमीटर पर? इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर पर, रॉल्फ ने जवाब दिया। क्या यहाँ हेडक्वार्टर में कॉल रिकॉर्ड की जाती है? सोचकर जवाब देना। हमने फिर उससे बात की चेकिंग करनी है जो तुम बताओगे, और अगर तुमने गलत बयानी की तो फिर तुम्हारी मौत यकीनी हो जाएगी। इमरान का लहजा बेहद जारहाना था। ट्रांसमीटर कॉल कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? फोन कॉल तो रिकॉर्ड होती है। रॉल्फ ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। फिर तुम कैसे साबित करोगे कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो दुरुस्त है? इमरान ने कहा। तुम खुद कर्नल फरीदी से बात करके देख लो, रॉल्फ ने जवाब दिया। कर्नल फरीदी को क्या मालूम कि तुम्हारे और कितने ग्रुप वहां मौजूद हैं? वो तो सिर्फ उनके बारे में ही बता सकेगा जिनको उसने गिरफ्तार किया है, इमरान ने जवाब दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद बताओ, रॉल्फ ने हैरान होते हुए कहा। मुझे क्या जरूरत है कुछ बताने की? मैं तो खामोशी से निकल जाऊंगा और फिर फायर कर दूंगा। वहाँ का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वहाँ की जिम्मेदारी कर्नल फरीदी पर है, और कर्नल फरीदी इंतहाई जिम्मेदार आदमी है। मैं तो तुमसे इसलिए रियायत करना चाहता था कि अगर वाकई वहाँ तुम्हारा मिशन नाकाम हो चुका है तो फिर तुम्हारा हेडक्वार्टर उड़ाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों एक फिजूल कार्रवाई करूं? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, जो करो। मैं इस हालत में तुम्हें रोक तो नहीं सकता, रॉल्फ ने जवाब दिया। एक काम हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से मिराज साथ ले जाऊं और तुम्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठा दिया जाए, ताकि अगर वाकई वहाँ तुम्हारा कोई ग्रुप काम कर रहा है तो फिर अगर कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह होता है तो तुम भी तो साथ ही मरोगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो रॉल्फ बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके दिमाग में बेख्तियार धमाके होने लगे, क्योंकि उसे मालूम था कि मार्क वहाँ काम कर रहा है और उसने लामहला कॉन्फ्रेंस हॉल तबाह करना है। लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, रॉल्फ ने अपने आप को पुरसुकून बनाते हुए कहा। तुम्हारी ये बदलती हुई कैफियत ने मुझे सब कुछ बता दिया है रॉल्फ, इसलिए अब तुम खुद बताओगे कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। यकलक इमरान ने गुर्राते हुए कहा। जो मैंने कहा है वही दुरुस्त है, रॉल्फ ने अपने होंठ भींचते हुए कहा। उसने फैसला कर लिया था कि वो इमरान को मार्क के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ताकि मार्क अपना काम कर सके। इस तरह कम से कम रॉल्फ की साख तो कायम रह जाएगी। हेडक्वार्टर का क्या है, वो तो दोबारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि अचानक इमरान का बाजू घूमा और दूसरे लम्हे रॉल्फ को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कनपट्टी पर कोई पहाड़ आ गिरा हो। उसके जहन में एक खौफनाक धमाका हुआ और उसके साथ ही उसके हवास उसका साथ छोड़ गए।